मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। ला सरकिया ला गरबिया, इस्लामिया इस्लामिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कश्मीरी पंडित एक्सोडस को समझने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। इस घटना को कई नामों से जाना जाता है। कुछ इसको कश्मीर समस्या के नाम से जानते हैं, कुछ इसको कश्मीरी पंडित जेनोसाइड कहते हैं, तो कुछ इसको कश्मीरी पंडित एक्सोडस कहते हैं। एक्सोडस का अर्थ होता है एक समुदाय का दूसरे स्थान पर पलायन, जबकि जीनोसाइड का अर्थ होता है धर्म के आधार पर किसी खास समुदाय के व्यक्तियों की मास किलिंग। कश्मीर समस्या भारत का बहुत बड़ा पॉलिटिकल फेलियर है। आपने कितने लोगों की जानें ली? यार नहीं, कितने लोग यानी 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा, 20 ही हमारे सारे। यासीन मलिक, बिट्टा कराटे, ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने कई निर्दोषों की जान ली है। इन्होंने खुद मीडिया में कबूला है कि हमने कश्मीरी पंडितों की हत्या की है, मगर फिर भी ये शख्स और इनके जैसे ही कई और शख्स काफी सालों तक कश्मीर में आजाद घूमते रहे। इतने सालों तक इन दरिंदों को सजा क्यों नहीं हुई? ये देश के प्रशासन और न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल है। इन लोगों को सजा न होने का अर्थ है कश्मीर में आतंकवाद का बड़े पैमाने पर फैलना, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। कश्मीरी पंडितों को आज तक उनका हक नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों इनको इनके ही देश में निर्वासितों का जीवन जीना पड़ा? 19 दिसंबर 1990 की रात ऐसी स्थिति कैसे बनी कि 4 लाख के करीब कश्मीरी पंडितों को अपना घर, अपने जीवन की जमा पूंजी सब छोड़कर कश्मीर घाटी से जाना पड़ा? अपने घरों को छोड़कर कैसे वो तंबुओं में रहने को मजबूर हो गए? क्या घाटी को छोड़ने के हालात 19 दिसंबर 1990 को अचानक से बने, या कुछ महीने पहले बने, या कुछ साल पहले बने? दोस्तों, ये वीडियो कई अलग अलग पार्टों में आएगी। कश्मीरी पंडित एक्सोडस को आप इस चैनल पर पूरी तरीके से समझ जाएंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका फ्री स्टडी पर। मेरा नाम है सुनील। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी स्थिति कैसे बनी जिसकी वजह से कश्मीरी मुस्लिम समुदाय के हाथों में बंदूक थमाई गई और कश्मीर में आतंकवाद कैसे फैला, वो भी कुछ ही समय में। इसको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले हमें कोल्ड वॉर को समझना जरूरी है। जब यूएसए और आज का रसिया, उस समय का यूएसएसआर, पूरे विश्व में अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। इसके साथ हमें भारत और पाकिस्तान के कड़वे संघर्ष को समझना जरूरी है। साथ ही कश्मीर की राजनीति और भारत सरकार की राजनीति को समझना काफी जरूरी है। तभी आप इस जेनोसाइड को समझ पाएंगे कि सियासी उठापटक ने किस प्रकार कश्मीरी पंडितों, उनके बच्चों, उनके बहू, उनके बेटियों को नर्क में झोंक दिया। कश्मीर के मुस्लिम लोगों को कैसे धर्म की अफीम खिलाकर जहाद करने के लिए उकसाया गया, क्योंकि काफी समय से ये दोनों समुदाय आपस में प्रेम भाव के साथ कश्मीर में रहते आए थे। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो विश्व में 2 महाशक्तियां उभर कर सामने आई, यूएसए और यूएसएसआर। इन दोनों देशों की वर्चस्व की लड़ाई ने काफी सारे देशों को बर्बाद किया है। हम कश्मीर में अलगाववाद और कट्टरपंथवाद को इसी समय से अच्छे से समझ सकते हैं। साल था 1979 जब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान पर राजनीतिक रूप से कब्जा कर लिया था। यूएसए यूएसएसआर को अफगानिस्तान से निकालना चाहता था, इसलिए यूएसए ने वहां के लोगों को यूएसएसआर से लड़ने के लिए इस्लाम खतरे में है का नारा लगाया और मुजाहिदीन तैयार किए, जिसका काम इस्लाम को बचाना था और इस्लाम को बचाने के लिए मर मिटना था और यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान से बाहर निकालना था, क्योंकि यूएसए चाहता था अफगानिस्तान पर अपना कब्जा। दोस्तों, इस बात को बताने का मेन पर्पज ये था क्योंकि ये वॉर 1979 से 1989 तक मुख्य रूप से लड़ा गया और इसी समय कश्मीर में अलगाववाद, आतंकवाद, कट्टरपंथवाद सबसे अधिक चरम पर था। हर शहर से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। हर एक गांव से एक ही आवाज बुलंद होगी, आजादी। तो दोस्तों, ये थी आवाज उस समय के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की, जो कि मुस्लिम युवाओं को उकसा रही है विद्रोह करने के लिए। दोस्तों, हम फिर से अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। अफगानिस्तान वॉर की हम बात कर रहे थे। इस लड़ाई में यूएसए की मदद कर रहा था पाकिस्तान। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने कश्मीर में मुजाहिदीन तैयार करने के लिए अमेरिकी गोला बारूद, धन और हथियार का भरपूर उपयोग किया।
आईएसआई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि 1971 में भारत ने पाकिस्तान के एक हिस्से को काटकर अलग देश बांग्लादेश बना दिया था। यह सबसे मुख्य कारण था जिसकी वजह से पाकिस्तान भारत को तोड़ना चाहता था। पाकिस्तान ने पंजाब में और बाद में कश्मीर को अलग करने के लिए आतंकवादी या तो तैयार करने शुरू किए या अलगाववादियों को बड़े पैमाने पर हवा दी। कश्मीर में बड़े पैमाने में कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाया जाने लगा। कश्मीरी मुस्लिमों को पाकिस्तान कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में ट्रेनिंग दी गई, जिन्होंने आने वाले कुछ ही सालों में कश्मीर में दहशत फैलाया। दोस्तों, ये तो हो गया इस घटना का बैकग्राउंड। दोस्तों, 3 तरह के कश्मीरी पंडित माने जाते हैं। पहला, बनमासी। मुस्लिम शासकों के अत्याचार की वजह से कश्मीर को छोड़कर चले गए थे, मगर फिर बाद में वापसी आ गए। दूसरा, मलमासी। इन्होंने संघर्ष किया और कश्मीर से भागे नहीं। बहीर। ये कश्मीरी पंडित खुद के बिजनेस में लगे हैं। दोस्तों, 1990 तक कश्मीरी पंडित की संख्या वहाँ के मुस्लिम जनसंख्या से भले ही कम थी, मगर ज़्यादातर सरकारी और ऊंचे पदों पर कश्मीरी पंडित ही थे। जाहिर है उनका इन पदों पर रहने की मुख्य वजह कश्मीरी पंडितों की शिक्षा ही थी। अब जो ये सामाजिक स्थिति है, इसका फ़ायदा उठाएंगे कट्टरपंथी, आतंकवादी और अलगाववादी। अब ये लोग कश्मीर की मुस्लिम जनता को इसी के नाम पर कश्मीरी पंडितों के लिए भड़काएंगे, और जितना हाथ कश्मीरी पंडितों के जेनोसाइड में अलगाववादी, कट्टरपंथियों और आतंकवादियों का है, उसके समान ही आप देश की राजनीति को भी मान सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझने में आसानी होगी कि ये घटनाक्रम कैसे चला, मगर आपको साथ ही ये जानने को भी मिलेगा कि ऐसी स्थिति बनी ही क्यों। दोस्तों, राजनीति में वर्चस्व की लड़ाई जब भी हुई है, उसका परिणाम भोली भाली जनता को ही भुगतना पड़ा है। कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आपको इस घटना को अच्छे से समझने के लिए 2 घटनाओं को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको कश्मीरी पंडित जेनोसाइड को समझने में आसानी होगी। पहला, 1987 के इलेक्शन। दूसरा, रुबैया शहीद का अपहरण। दोस्तों, इन 2 घटनाओं के कारण ही मिलिटेंसी कश्मीर में फैली और ऐसी स्थिति बना दी गई कि मिलिटेंट होना गर्व की बात हो गई। ये 2 मुख्य पॉइंट तो हैं, मगर उससे पहले हमें जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों को समझने की ज़रूरत है, और साथ ही केंद्र की राजनीति को भी, ताकि 1987 के कश्मीर इलेक्शन को और भी अच्छे से समझा जा सके। आइए दोस्तों, उस समय के पाकिस्तान, भारत और कश्मीर की राजनीति को अच्छे से समझते हैं। साल 1975 केंद्र में इंदिरा गांधी की कांग्रेस सरकार थी। साल 1975 में ही कांग्रेस के समर्थन द्वारा शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने। इस समय इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के बीच एक समझौता भी हुआ था। इस समझौते के तहत जम्मू कश्मीर को केंद्र सरकार के अधीन लाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद दोस्तों, जून 1976 में JKLF जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की स्थापना अमानुल्लाह खान और मकबूल भट्ट ने की थी। क्योंकि 1975 में शेख अब्दुल्ला का इंदिरा गांधी से समर्थन का मतलब था जम्मू कश्मीर का भारत का अभिन्न अंग होना। क्योंकि शेख अब्दुल्ला इससे पहले कंफ्यूज थे कि कश्मीर को आज़ाद रखा जाए या पाकिस्तान के साथ मिलाया जाए या भारत के साथ मिलाया जाए। क्योंकि आप देखेंगे कि बीच बीच में शेख अब्दुल्ला के स्टेटमेंट हमेशा बदलते गए हैं। कभी उन्होंने पाकिस्तान के साथ रहने का समर्थन किया, तो कभी उन्होंने भारत के साथ रहने का विरोध किया था। 1980 के आसपास JKLF ने अपनी पॉलिसी में चेंजेस किए और अब ये आज़ाद कश्मीर की बात करने लग गए। JKLF ने 1982 में POK यानी कि पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में अपनी ब्रांच खोली। फिर साल 1988 में उन्होंने कश्मीर घाटी में अपनी ब्रांच खोली। 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई और उसके बेटे फारूक अब्दुल्ला को CM बनाया गया। साल 1983 में शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव में उतरी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की। इसी की वजह से इंदिरा गांधी ने फारूक अब्दुल्ला के बहनोई गुलाम मोहम्मद शाह के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के 13 MLA को तोड़कर और कांग्रेस के 26 MLA के साथ मिलाकर फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिरा दिया। अब कश्मीर में गुलाम मोहम्मद शाह की कांग्रेस सरकार कश्मीर पर काबिज हो गई। इनकी सरकार रही 2 जुलाई 1984 से 6 मार्च 1986 तक। ये जो तख्ता पलट हुआ, फारूक अब्दुल्ला की सरकार को गिराकर गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार बनाई गई। इससे कट्टरपंथियों और अलगाववादियों को बड़े पैमाने पर हवा मिली। साथ ही साथ आम जनता भी इस तख्ता पलट के खिलाफ थी। इसी साल 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब केंद्र में इंदिरा गांधी के बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। साल 1986
फरवरी का महीना, जब राजीव गांधी सरकार द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया गया, जो कि साहबानों के फैसले को पलटने के बाद हिंदू पक्ष पर तुष्टिकरण के लिए किया गया था। कश्मीरी पंडितों पर हिंसा का पहला मामला बाबरी मस्जिद के ताले को खोलने के बाद सामने आया। अनंतनाग में कई कश्मीरी पंडितों और हिंदू मंदिरों पर हमला किया गया। मंदिरों और मस्जिदों पर कई भड़काऊ पोस्टर भी लगाए जाते थे, जिसकी वजह से कश्मीर में सरकारी हिंदू कर्मचारी मास कैजुअल लीव पर चले गए। वहीं गुलाम मोहम्मद शाह ने घोषणा की कि जम्मू कश्मीर के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट में एक पुराने मंदिर को गिराकर मस्जिद बनवाई जाएगी। इसके विरोध में कश्मीरी पंडितों ने प्रदर्शन शुरू किया। फिर कट्टरपंथियों ने मुस्लिमों को भड़काना शुरू किया, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों पर हमले होने लगे। आखिरकार इन दंगों की वजह से 6 मार्च 1986 को कश्मीर में गुलाम मोहम्मद शाह की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया और राज्यपाल का शासन लागू कर दिया गया। और राज्यपाल थे जगमोहन मल्होत्रा, जिनका कार्यकाल था 6 मार्च 1986 से 7 नवंबर 1986। इसके बाद फारूक अब्दुल्ला को फिर से सीएम बनाया गया। इस बार उनका कार्यकाल का समय था 7 नवंबर 1986 से 19 जनवरी 1990, यानी जिस दिन कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ। फारूक अब्दुल्ला को फिर से सीएम इसलिए बनाया गया क्योंकि फारूक अब्दुल्ला राजीव गांधी के मित्र थे। गुलाम मोहम्मद शाह को राजीव गांधी ने केंद्र में पर्यटन मंत्री का पद देकर फारूक अब्दुल्ला के लिए कश्मीर में सीएम के पद का रास्ता साफ कर दिया। अब इसका फायदा उठाया कश्मीर में अलगाववादियों और कट्टरपंथियों और सबसे ज्यादा पाकिस्तान की सरकार ने। दोस्तों, अब हम जरा पाकिस्तान की सरकार की पॉलिसी पर बात करते हैं, ताकि अब तक का जो भी घटनाक्रम है उसका आपको सही से अंदाजा लग जाए। पाकिस्तान की सत्ता में 16 सितंबर 1978 को सैन्य तानाशाह जियाउल हक प्रेसिडेंट बने, जो कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाकर प्रेसिडेंट बने थे। जियाउल हक ने एक योजना बनाई जिसे ऑपरेशन टॉपेक कहते हैं। ऑपरेशन टॉपेक योजना के तहत पीओके यानी पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी तैयार किए जा रहे थे। ऑपरेशन टॉपेक अंग्रेजों की नीतियों से प्रभावित थी, यानी फूट डालो और राज करो। ऑपरेशन टॉपेक के तहत कश्मीर में पाकिस्तानियों ने अलगाववाद को फैलाया और पीओके में कश्मीर मुस्लिमों को ट्रेनिंग देकर आतंकवादी और अलगाववादी और कट्टरपंथी तैयार किए। इस ऑपरेशन का खुलासा तब हुआ जब लेखक हारून रशीद ने फतेह नाम की किताब लिखी, जो कि बायोग्राफी थी जनरल अख्तर अब्दुल रहमान की। इसी किताब में लिखा है कि कैसे कश्मीरी मुसलमानों को अलगाववादी कट्टरपंथी बनाया गया ताकि कश्मीर को आज़ाद कराया जा सके, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने डायरेक्ट कश्मीर पर कभी अपने सैनिक तो कभी कबाइलों को भेजकर हमला किया था। मगर अब वह चाहते थे कि अलगाववादी भावनाओं को कश्मीर के नौजवानों में भरा जाए, जो कि बिट्टा कराटे के इंटरव्यू में साफ देखने को मिलता है। मुझे ऊपर से हुक्म मिलता था। कौन देता था हुक्म? इशफाक मुजरवानी। मार दो, आप मार देते थे? हाँ जी। चाहे वो कोई भी हो? कोई भी हो। अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो? जी, मैं तो मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो? मैं तो मार देता। आपने कितने लोगों की जानें ली? यार नहीं, कितने लोग जाने? यानी 10-12 हमारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही लगा, 20 ही मारे। सारे ज़्यादा मर्डर मैंने सतीश को मारा। कौन? सतीश कुमार तिक्कू। कौन था ये? पंडित लड़का। तो आपको कभी ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान की जान ले रहा हूँ? पहले लग रहा था, बाद में नहीं। तो दोस्तों, ये थी उस वीडियो की क्लिप। कश्मीर के हालात को खराब करने में सबसे ज्यादा जिम्मेदार रहे साल 1987 के विधानसभा चुनाव से पहले फारूक अब्दुल्ला ने राजीव गांधी के साथ गठबंधन कर लिया, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन हो गया कांग्रेस के साथ। दोनों पार्टी साथ मिलकर खड़े हुए 1987 के इलेक्शन में। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम स्वतंत्रता समर्थक, असंतुष्ट कश्मीरी युवा, मुस्लिम राजनीतिक दलों ने मौलवी अब्बास अंसारी के नेतृत्व में मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट यानी कि MUF का गठन किया। MUF नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ खड़ी हुई। MUF के सदस्यों का मानना था कांग्रेस में पहले गुलाम मोहम्मद शाह, फिर बाद में फारूक अब्दुल्ला ने हाथ मिला लिया, जबकि MUF चाहता था कि कश्मीर आज़ाद रहे। वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस के नेता थे, मगर ये भी जम्मू कश्मीर के CM बनना चाहते थे। चुनावों में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने फारूक राजीव गठबंधन का विरोध किया। 1987 में इन्होंने कांग्रेस के सदस्य होते हुए गुप्त रूप से MUF का समर्थन किया। मुफ्ती मोहम्मद सईद को याद रखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अभी आने वाले कुछ साल के बाद इनकी बेटी का अपहरण होगा, जिसके बाद से ही कट्टरपंथी विचारधारा कश्मीर में उग्र रूप ले लेगी। 1987 के चुनाव में MUF एक ताकतवर राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरा, जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन की मुश्किलें और भी बढ़ा दी थी।
लंबे चुनाव प्रचार के बाद 23 मार्च 1987 को इलेक्शन हुए। अगले दिन वोटों की गिनती शुरू हुई। नतीजे जो सामने आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को 66 सीटें मिली, MUF को 4 सीटें मिली, जबकि बीजेपी को 2 सीटें मिली। यहाँ दोस्तों चुनावों में व्यापक रूप से धांधली की गई थी। धांधली की वजह यह थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन ये नहीं चाहती थी कि कांग्रेस का नियंत्रण जम्मू कश्मीर से छूटे। इस चुनाव धांधली से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना का जिक्र करते हैं। उस समय कश्मीर की अमीरा कदल विधानसभा क्षेत्र से MUF के सदस्य सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह चुनाव लड़ रहे थे। उनके सामने जो उम्मीदवार थे उनका नाम था गुल मुहियुद्दीन शाह। गुल मुहियुद्दीन शाह गुलाम मोहम्मद शाह का भाई था। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो साफ पता चल गया था कि यूसुफ शाह चुनाव जीतने वाले हैं, और आलम यह हुआ कि गुल मुहियुद्दीन शाह चुनाव की गिनती प्रक्रिया से अपने घर वापस चले गए। लेकिन शाम को जब नतीजा आया तो गुल मुहियुद्दीन शाह को विजेता घोषित किया गया। इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुए और इसके साथ ही सरकार MUF के नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। इन सभी MUF के नेताओं को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और करीब 20 माह तक कुछ लोगों को गिरफ्तार करके रखा गया। इनमें से 2 व्यक्तियों ने कश्मीर में आने वाले समय में मुख्य रूप से विद्रोह फैलाने में अहम भूमिका निभाई थी। अमीरा कदल चुनाव क्षेत्र से लड़ने वाले सैयद मोहम्मद यूसुफ शाह, जो बाद में सैयद सलाउद्दीन बन गए, जो कि हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन का मुखिया बना। यूसुफ शाह का चुनाव प्रचार का काम किया था JKLF के चीफ यासीन मलिक ने। इनको भी जेल में डाला गया था। जब ये जेल से बाहर आए तो ये सभी बॉर्डर पार जाकर आतंकी संगठनों के साथ जुड़ गए। दोस्तों, एक संदेह 1987 के चुनाव को लेकर बहुत है। आपने अक्सर पढ़ा या सुना होगा कि चुनाव में धांधली नहीं हुई थी, और ये भी कि धांधली हुई थी। तो दोस्तों, एक इंटरव्यू में खुद फारूक अब्दुल्ला ने इस धांधली को स्वीकार किया है। इंडिया टुडे के हरिंदर बावेजा ने फारूक से पूछा तो फारूक ने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चुनाव में धांधली नहीं हुई है, लेकिन मैंने उनमें कोई हेराफेरी नहीं की है। कश्मीर और कश्मीरी पंडित किताब के लेखक अशोक पांडे ने इन चुनावों के पर्यवेक्षक रहे GN गौहर के बयान का जिक्र किया है। GN गौहर का तर्क है कि अगर इन दोनों क्षेत्रों में अमीरा कदल और हब्बा कदल में साफ सुथरे चुनाव कराए गए होते तो शायद हथियारबंद आंदोलन को कुछ वर्षों के लिए टाला जा सकता था। अब इस चुनाव धांधली का घाटी में परिणाम ये हुआ कि जो लोग प्रशासन या सरकार पर भरोसा करते थे, वो भरोसा भी इस इलेक्शन की धांधली की वजह से खत्म हो गया। इसी वजह से घाटी में विद्रोह में तेजी आई। इसका लाभ पाकिस्तान की सरकार, ISI, अलगाववादियों, चरमपंथियों और कट्टरपंथियों ने भरपूर उठाया। पाकिस्तान ऑपरेशन टोपेक के तहत चाहता था कि कश्मीर में अलगाववादी तैयार किए जाए। वो मौका उनको इस घटना से बहुत ही बड़े रूप में मिल गया। यासीन मलिक सीमा पार जाकर हथियारों की ट्रेनिंग करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। अपनी वापसी पर उन्होंने 3 और व्यक्तियों, हामिद शेख, अशफाक माजिद वानी और जावेद अहमद मीर के साथ मिलकर एक कोर ग्रुप हाजी का गठन किया। इस हाजी ग्रुप ने JKLF की पकड़ घाटी में मजबूत की। JKLF ही वह ग्रुप था जिसकी वजह से घाटी में युवाओं ने हथियार उठाया था, और हथियार को उठाने के लिए JKLF ने उन्हें उकसाया था। घाटी में धीरे धीरे कट्टरवाद हावी होना शुरू हो गया और 1988 में JKLF ने कश्मीर में घाटी छोड़ो का नारा लगाया। अशफाक माजिद वानी द्वारा तैयार किया गया सबसे खूंखार कट्टरपंथी था बिट्टा कराटे। अभी आगे आने वाली वीडियो में हम इस पर विस्तार से जिक्र करेंगे। फिर इसके बाद शुरू हुआ घाटी में हत्याओं का सिलसिला। 14 सितंबर 1989 कश्मीर में सबसे बड़े जिस कश्मीरी पंडित व्यक्ति की हत्या की गई उनका नाम था टीकालाल टपलू। टीकालाल टपलू जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के वकील थे। वे RSS से जुड़े हुए थे। वो सामाजिक कार्यों की वजह से घाटी में एक प्रमुख नेता बन गए थे। जुलाई 1988 में JKLF ने भारत से कश्मीर को अलग करने की मांग करते हुए अलगाववादी विद्रोह आंदोलन शुरू किया था। टीकालाल टपलू उनका पहला निशाना बने। इससे पहले भी उनको कई धमकियां दी गई थी। आखिरकार 14 सितंबर 1989 आतंकवादियों ने उनके घर के बाहर गोली मारकर टीकालाल टपलू की हत्या कर दी। दोस्तों, इस हत्या का मकसद घाटी में रहने वाले कश्मीरी हिंदुओं के दिलों में डर पैदा करना था। दोस्तों, इस पार्ट को हम यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे की कहानी सेकंड पार्ट में बताई जाएगी। सेकंड पार्ट में हम नीलकांत गंजू की हत्या, रुबैया सईद का अपहरण, कश्मीरी पंडितों की जेनोसाइड वाली रात और सरकार के कुछ न कर पाने की चर्चा करेंगे। जगमोहन का कश्मीरी पंडितों के लिए किए गए योगदान और फारूक अब्दुल्ला की सियासी उठापटक ने कैसे कश्मीरी पंडितों की जिंदगी को खराब कर दिया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम और भी कई प्रमुख घटनाओं का जिक्र करेंगे।
सेकंड पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े। यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।